हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें संविधान की। तो संविधान में 4 भाग पूरे हो गए थे, 5वां भाग भी लगभग अग्रसर है क्योंकि हम कार्यपालिका को खत्म करने वाले थे और हम लगभग खत्म करने की स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीजें देख ली है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल पे हमने डिस्कस कर ही चुका है और हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में भी देख लिया। बस कुछ चीजें बची हैं, जैसे मंत्रिमंडल में बहुत सारी समितियां बन जाती हैं। कौन कौन सी क्या समितियां रहती हैं, उन सब की डिस्कशन हमें करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो भाई आखिरी तक इस वीडियो को देखना है और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं बोला। क्यों? क्योंकि दोस्त होते किस लिए? भाई आखिर दोस्त हेल्प करेंगे ना। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी जीएस जो है, जनरल स्टडीज पूरी की पूरी यही आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हर एक एग्जाम्स को लेके। ठीक है, तो चलिए तेजी से देर ना करते हुए सबसे पहले क्या है, मोटिवेशन की बारी है। तो सबसे पहले मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं, किससे गुजर रहे हैं? मुसीबत से। जो हम सब गुजर रहे हैं भैया, तैयारी करनी है, सारी चीजें हैं, बड़े सब खर्चा उठाना है, परिवार को देखना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मुसीबत आप उठा रहे हैं, तो एक बात इसकी हमेशा याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए? कि जो भी तारे होते हैं, क्या होते हैं? तारे, सितारे। जी हाँ, और सितारे कभी भी किसके? सूरज के मोहताज नहीं होते, अंधेरे में ही चमकते हैं। तो मुसीबत आ रही है मतलब हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो इस चीज को सोचते हुए बढ़ना है। और चलिए आगे बढ़ना है। इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मंत्रिमंडलीय समिति। हमने मंत्रिमंडल की बात कर ली थी, मतलब मंत्रिपरिषद की बात करी थी। उसमें से एक छोटी सी जो कैबिनेट होती है उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, है ना। मंत्रिमंडल जो है ये संविधान में वर्णित नहीं था, लेकिन इसको बाद में 352 में संविधान संशोधन करके आर्टिकल में डाल दिया गया था, है कि नहीं। तो बढ़िया। अब मंत्रिमंडल में बहुत सारी समितियां होती, क्यों होती है? क्योंकि भाई बहुत सारे कार्य करने हैं हमको। अब काम कर रहे हैं तो समितियां तो बनानी पड़ेगी, अलग अलग कमेटीज बनानी पड़ जाएंगी, है ना। सो उसी के लिए कमेटियों का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। अब आपको बता दें, समितियां 2 प्रकार की होती हैं। अभी हम संसदीय समितियों पर भी जब संसद की बात करेंगे तो उसके अंदर भी वही समितियां आती हैं 2 प्रकार की, है ना, जो स्थायी होती है और अस्थायी होती है। अस्थायी को तदर्थ भी बोल दिया जाता है समितियों में। ठीक है, तो चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मंत्रिमंडलीय समिति एक विशेष प्रकार की समिति है जिसे कुछ खास प्रकार के कामों के लिए ही बनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब बना रहे हैं तो खास काम ही होगा, तभी बना रहे हैं। ठीक है, ये समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता और इन अधिकताओं को तो कम कर देती है। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं, उनकी कमेटी बना दी तो वो काम वो लोग भी कर लेंगे, तो अपने काम को थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे और अच्छी चीज है कि ये समन्वय थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो बहुत सारे नीतिगत मुद्दों का यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है 4 लोगों में। और डिस्कशन होना हमेशा अच्छी चीज होती है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ नई चीज निकल के आती है, ये गारंटी है ना। बहुत बढ़िया। ऐसे इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। किसका? मंत्रिमंडलीय समिति का कहीं भी उल्लेख नहीं है संविधान में, क्योंकि मंत्रिमंडल ही नहीं बना था संविधान में, तो शब्द ही नहीं था, तो समितियां कहां से होगी। लेकिन हाँ, वो अलग संसदीय समितियों में सारी चीजें बताई हुई है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ये एक और कैसी हैं, संवैधानिक और संविनेतर समितियां कहलाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। गैर संवैधानिक या संविनेतर समितियां इनको कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये समिति श्रम और प्रतिनिधि मंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित होती। काम वगैरह कैसा क्या करना है, प्रतिनिधि कौन होगा, इनके आधार पर ये बनाई जाती हैं। क्योंकि ये हल ढूंढ रही है। किसका हल ढूंढ रही है? जो जरूरी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनका हल ढूंढ रही है और ये प्रस्ताव बनाती है और उन पर कार्य करती है। बहुत बढ़िया। हालांकि मंत्रिमंडल इसके लिए जो निर्णय है इसकी समीक्षा कर सकता है और इसमें बदलाव भी कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर जरूरत पड़ने पर उनके अनुसार बहुत सारी समितियां जो है, मंत्रिमंडलीय समितियां गठित कर दी जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर इसके सदस्यों की संख्या 3 से 8 होती है। ये जितनी भी मंत्रिमंडलीय समितियां होती है, सदस्य इसमें बहुत सारे नहीं रख लेंगे भाई। वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि कम लोगों को रखा जाए, क्योंकि कम लोगों से क्या होता है कि ज्यादा लेट लतीफी नहीं होते, है ना। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने विचार होंगे, उतने विचार होंगे, उतने डिस्कशन होंगे, उतने डिस्कशन होंगे। तो हालांकि हल तो अच्छा निकल के आएगा, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, सो इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और गैर कैबिनेट स्तर के मंत्री भी हो सकते हैं। ठीक है, अब भैया इन सारी समितियों में जो प्रमुख प्रमुख समितियां होती हैं, ज्यादातर के प्रधानमंत्री ही हेड होते हैं, क्योंकि वही बना रहे हैं ये समितियां। ठीक है, और इसके अलावा इसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये प्रमुख लोग होते हैं समितियों में। ये प्रमुख लोग ही हैं और क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर किसी समिति के सदस्य होंगे तो बाय डिफॉल्ट वो अध्यक्ष बन जाएंगे, वो तो सच्चाई है। समितियां 2 प्रकार की होती है, हमें पता है, एक परमानेंट और एक एडहॉक समिति। तदर्थ समिति जिन्हें कहते हैं, स्थायी या अस्थायी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो स्थायी समितियां कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं। स्थायी होती है मतलब परमानेंट बनी रहती है ना। तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं, इनका काम हुआ और ये खत्म, स्थायी समितियां बनी रहती है। ठीक है, ये चीज है। तदर्थ समितियों का जो गठन है, तदर्थ यानी अस्थायी समिति, जैसी जैसी जरूरत वैसी वैसी कमेटी। ठीक है, सो समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए इनका
क्या कर दिया जाता है, गठन किया जाता है, और जैसे ही इनका काम पूरा हो जाता है समिति खत्म, बात खत्म भैया, बहुत बढ़िया। अब मंत्रिमंडलीय समितियों की अगर हम बात करें तो 2013 तक क्या था, यूपीए था। यूपीए बोले तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हाँ वही है। तो कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी, बेसिकली इसको ये समझ लो, है ना। वैसे तो दो ही बड़े बड़े संगठन माने जाते हैं अलायंसेस, एक एनडीए एक यूपीए। अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो एनडीए की सरकार कहलाती है, और जो कांग्रेस वाली सरकार हुआ करती थी वो उनके अलायंसेस जो है वो यूपीए कहलाते हैं, ठीक है। सो उनकी सरकार के समय क्या है, 10 समितियां बनी हुआ करती थी, उनके नाम यहाँ पे हैं। आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, किसके लिए, आर्थिक मामलों के लिए। कीमतों के लिए, कीमतों की कमी करना है, वृद्धि करना है, क्या हो रहा है वो समस्या, उसके लिए। राजनीतिक मामलों के लिए एक समिति बनी थी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए एक समिति बनी थी। कब, 2013 की बात चल रही है ना। 10 समितियां थी। सुरक्षा के लिए एक समिति बनी थी। विश्व व्यापार संगठन WTO, है ना, इसके मामलों के लिए एक समिति बनी थी। निवेश करवाना है हमको, यहां पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक समिति बनाई गई थी। UIDAI, आधार कार्ड जो आप आज सुनते हैं वो UIDAI कहलाता है, तो उसके लिए एक समिति बनाई थी। संसदीय मामलों के लिए एक मंत्रिमंडल समिति थी, और आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति थी। ये 10 समितियां 2013 में थी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जो सरकार के समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो ये खत्म हो गई कब, 2014 में। फिर सरकार आई 2014 में एनडीए की। हाँ, तो एनडीए यानी भाजपा की सरकार के कार्यालय में ये जो 10 जून 2014 को मंत्रिमंडल की 4 स्थायी समितियों को समाप्त कर दिया गया। 10 में से 4 कर दी गई, और बची हुई कितनी है, 6 मंत्रिमंडलीय समिति बची हुई है। तो 10 में से 6 अभी चल रही है, 10 से 4 हटा दी थी। कौन कौन सी, एक तो राजनीतिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति है, आर्थिक मामलों की है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति की है, सुरक्षा की है, संसदीय मामलों की है, और आवास के लिए। ये 6 की 6 समितियां जो हैं ये अभी बची हुई हैं एनडीए की सरकार में। बाकी 4 हटा दी गई थी, ठीक है। UIDAI की हटा दी गई थी, टैक्सेशन वाली हटा दी गई थी, वो सारी। अभी अगर हम बात करें तो अभी के समय की, अभी 2014 में 6 थी। आज की डेट में बात करें 2022 में, तो भैया अभी 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं फिलहाल में, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। राजनीतिक मामलों की समिति की बात करें तो ये क्या करेगी, राजनीति से संबंधित जो भी नीतिगत फैसले हैं उनको लेने के लिए यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों में से एक मानी जाती है। इसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत बढ़िया। ये केंद्र और राज्य से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पे फैसला करती है। साथ ही साथ विदेशी मामलों से संबंधित जो भी मामले चल रहे हैं उन पे राजनीतिगत मुद्दों पर निर्णय ले लेती है। साथ ही साथ बाहरी और आंतरिक, ये सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इसी समिति के फैसलों पे निर्धारित होता है। यहाँ पे डिस्कशन इनसे संबंधित भी होता है। कैबिनेट मंत्रियों की यह समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यह तय करती है कि सरकार किन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है, किन नीतियों पर ज्यादा महत्व दे रही है, किन पर नहीं दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता कौन करेंगे, अच्छा इसमें ज्यादातर कौन कौन होते हैं, वही होते हैं आपके प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, है ना, विदेश मंत्री होंगे। तो ये सब लोग मिलकर ये कमेटी हो जाती है। दूसरी आर्थिक मामलों की समिति, पैसों से संबंधित, क्योंकि देश को चलाना है, क्या कैसे करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण समिति इससे रिलेटेड हो जाती है, पैसों से रिलेटेड। आर्थिक क्षेत्र की जितनी भी सरकारी गतिविधियां हैं उनको देखना, उन पे चर्चा करना, या उनके लिए दिशा निर्देश बनाने की कोशिश करना, समन्वय स्थापित करना, ये इनका काम हो जाता है। विनिवेश, विनिवेश का मतलब होता है क्या, इन्वेस्टमेंट, जी हाँ। या फिर जो भी ज्वाइंट सेक्टर के जितने भी निगम है, अधिगम है, वो सारे क्या होते हैं, इनसे संबंधित, क्योंकि पैसा यहीं से आ रहा है ना भाई। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करना, है ना। इसके अलावा इन सारी चीजों पे, महंगाई, कीमतों इत्यादि पे निगरानी रखने का काम भी यहीं किया जाता है। इसकी अध्यक्षता अभी तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वैसे चाहे तो आर्थिक मामलों के मंत्री यानी वित्त मंत्री भी कर सकते हैं। नियुक्ति समिति, नियुक्ति समिति में किसकी नियुक्ति करना है, किसकी नहीं करना है, मंत्रिमंडल में कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा, कौन चेंज कर दिया जाए, ये सारी चीजों के लिए ये होती है। केंद्रीय सचिवालय में, लोक उद्यमों में, बैंकों में, वित्तीय संस्थाओं में, सभी जगहों पे जो भी उच्च पदाधिकारी हैं उन उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में ये समिति होती है, नियुक्ति समिति। इसमें कैबिनेट सचिव से लेकर भारत सरकार के छोटे बड़े जितने भी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, उनके सेवा विस्तार से संबंधित फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति समिति हो जाती है। चलिए, सरकार के तमाम मंत्रालयों में जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति होनी है वो
सारे, जैसे कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो गए, एयर इंडिया के सीएमडी, भारत सरकार से जुड़े जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके अध्यक्ष हैं किसी भी आयोग के, उनके लिए यह समिति अपनी सहमति देती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। संसदीय कार्यों की समिति, ये संसद में सरकार की भूमिका और कार्यों को देखती है। संसद में क्या करेगी, सरकार की क्या भूमिका चल रही है, कहीं समस्या तो नहीं आ रही है, किन किन चीजों पे और अपने को काम करना पड़ेगा, कहां हम आगे हैं कहां पीछे हैं, सारी चीजें, दिक्कतें कहां आ रही हैं, वो सारी चीजें समिति क्या करेगी, संसद सत्र की जितनी भी तारीख है, संसद में 3 सत्र लगते हैं, उन सत्रों की तारीख को क्या करती है, स्टार्ट करने का, खत्म करने का फैसला करती है। सदनों की बैठक बुलाना, उसको स्थगित करना, ये सारे के सारे प्रस्ताव जो है वो सारे लाने पर विचार करना। राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा जो भी विधेयक हैं जिनका संबंध केंद्र सरकार से है, संसद से है, उससे संबंधित सारे के सारी चीजों पर विचार विमर्श करना, ये संसदीय कार्यों की मंत्री जो समिति है उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह विधेयक देखती है, जितने भी विधेयक बनाए गए हैं, बिल जिनको कहते हैं, बजट से जुड़ी जितनी भी मांगे हैं अनुदान की, वो अभी हम ये सब पढ़ेंगे संसद में, कौन कौन सा बजट होता है, क्या कौन से मनी बिल होता है, अनुदान क्या होते हैं, सब चीजें पढ़ेंगे। अलग अलग प्रस्तावों पर सरकार की तरफ से फैसले भी करती है। ठीक है। और इसकी निगरानी भी करती है। अभी तो कौन कर रहे हैं, रक्षा मंत्री साहब इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडल समिति जो है, सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, राज्यों की सुरक्षा, है ना, सारी सुरक्षा से संबंधित, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श यही करती है और महत्वपूर्ण फैसले सुरक्षा से संबंधित ले लेती है। देश के अंदर की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, बाहरी सुरक्षा कैसी है, विदेशों से जुड़े मामले हैं, आंतरिक बाहरी सुरक्षा से जुड़े आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे हैं, इन सभी पर, साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामले, सब जो भी सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, हर एक चीज पर इसी मंत्रिमंडलीय समिति में फैसला लिया जाता है। प्रधानमंत्री महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। निवेश और समृद्धि से संबंधित, है ना, इन्वेस्टमेंट से और डेवलपमेंट से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति, ये नई समिति बनाई गई है। कैसी बनाई गई है, नई समिति बनाई है। इसमें क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं उनके विस्तार या फिर उनके विलय को बोलते हैं मर्जर, इसमें क्या निवेश होगा, क्या विनिवेश होगा या बंद कर दिया जाए, क्या करना है, इसका ये फैसले लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। निवेश एवं समृद्धि से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति। रोजगार और कौशल विकास से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति। भाई रोजगार तो अपने आप में जरूरी है, बिल्कुल, रोजगार आप दोगे तो देश की भी तरक्की होगी, लोगों की भी तरक्की होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और सरकार पे भरोसा लोगों को पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी नई समिति बनाई गई है जो देश में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए युवाओं में कौशल को निखारने और रोजगार को बढ़ाने के अवसरों को बढ़ाने के लिए बनाई गई समिति है। प्रधानमंत्री महोदय ही इसके अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये फला फला समिति के अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपको याद रखना है। आवास ये संसद सदस्यों की आवास की बात चल रही है। ठीक है। संसद सदस्यों को जितने भी आवास आवंटित किए जाते हैं, कौन सा आवास आपको मिलेगा, कौन सा इन मंत्री महोदय को मिलेगा, कौन सा सांसद महोदय को मिलेगा, तो उस पर जो भी आदेश, निर्देश, नियम हैं, शर्तें हैं, इन सारी चीजों का निर्धारण ये समिति करती है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के जितने भी मंत्री हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं आवास इत्यादि की होती है। ठीक है। मंत्री समूह और शक्ति संपन्न मंत्री समूह। एक तो मंत्री समूह होता है कि मंत्री बन गए, लेकिन शक्तिशाली मंत्री अलग होता है ना, कैटेगरी वही है। तो मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त बहुत सारे मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, इनके लिए बहुत सारे मंत्री समूहों और शक्ति संपन्न मंत्री समूहों का गठन किया जाता है। जिनको शक्ति दी है, जिन पर केवल चर्चा करनी है, जिनको इतना अधिकार दिया है कि क्या करना है आप उस पर फैसले भी ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है, जबकि शेष अपनी अनुशंसाएं क्या करते हैं, मंत्रिमंडल को प्रेषित करते हैं। तो यही चीज हो गई कि मंत्री समूह और शक्ति संपन्न मंत्री समूह। 2013 में 21 मंत्री समूह और 6 शक्ति संपन्न मंत्री समूह अस्तित्व में हुआ करते थे, लेकिन 2014 में मोदी सरकार जब आई तो इन सबको इनने समाप्त कर दिया और अब अलग अलग मंत्रालयों के अधीन ये सारी चीजें कर दी गई हैं। ठीक है। तो मंत्री समूह और इसे खत्म करने का कारण क्या था, यह था कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005 से 2009 के बीच आया था, इनने मंत्री समूहों के कामकाज पर
टिप्पणियां करी थी कि भैया वो ढंग से काम करते नहीं है, कोई मतलब है नहीं। सो आयोग ने कहा था कि बड़ी संख्या में इतने सारे मंत्री समूहों के गठन से क्या होती है, देरी हो जाती है कार्यों में, और इस देरी का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। तो ये इकट्ठे भी नहीं होते समय समय पे, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, बीच में समन्वयता भी नहीं है, इनके आपस में तालमेल भी नहीं है। तो इसका मतलब ही क्या है, जबरदस्ती में इन पे खर्चा तो हो ही रहा है, तो इसको करने का मतलब नहीं है। तो भैया 2014 में ये सारी मंत्री समूह और शक्ति संपन्न मंत्री समूहों को समाप्त कर दिया गया। आयोग ने इसके लिए चयनात्मक उपयोग पर बल दे दिया और जितनी जरूरत हो उतने मंत्री समूह को गठित किया जाए, ऐसा बोल दिया। तो वही कर रहे हैं कि अभी कोई ऐसी जरूरत है नहीं, और इसी के साथ हम मंत्रिमंडल की जितनी भी समितियां थी उस पर हमने डिस्कस कर लिया। देखो यार, ये ऐसा नहीं है, अभी हम स्थायी और तदर्थ समितियों में बहुत सारी समितियां पढ़ेंगे, संसदीय समितियां जिनको कहा जाता है, संसद के अधीन। अभी तो हम मंत्रिमंडल के अधीन की बात कर रहे थे, ठीक है। सो संसद पढ़ेंगे, उसके बाद संसदीय समितियां भी पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद।